हेलो पॉजिटिव पीपल, वेलकम टू अवर अनदर लेक्चर। तो ये है अपना सेंटर ऑफ मास का 5th लेक्चर और इसमें अपन बहुत बढ़िया सी चीज़ें सेंटर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास और उससे रिलेटेड कई सारे कंसेप्ट्स देखने वाले और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले। तो बने रहो यार हम लोग के साथ इस वीडियो में। अपन बहुत तगड़े न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की। हैं ये क्या होता है? क्या इसमें कोई एक बॉडी दिया रहेगा ऐसे करके, उसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, उससे डिस्प्लेस होकर यहाँ आ जाएगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। देखिए आप लोग को एक कंसेप्ट तो पता होगा कि बॉडी के डिस्प्लेसमेंट के साथ क्या उसका सेंटर ऑफ मास भी डिस्प्लेस होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो चलो एक एग्जांपल दिखाता हूँ इससे अच्छा। मान लेते हैं कि कुछ है स्कूल के बच्चे, उनका जो है स्कूल ट्रिप है, उन लोग बस में सब एक साथ मिल के जा रहे हैं, ठीक है। ये अपना बस है मान लेते हैं, ठीक है। इसमें n नंबर ऑफ बच्चे हैं, पार्टिकल्स नहीं है, इसमें n नंबर ऑफ बच्चे हैं, ठीक। यहाँ पे अपना सब बैठे हुए हैं ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं, इधर तो ड्राइवर बैठता है, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे बैठे हुए हैं सब मान लेते हैं, ठीक है। और इधर जो है ड्राइवर का केबिन है, ठीक। इधर मान लेते हैं चिंटू बैठा है, चिंटू के बगल में स्वीटी। हाँ बेटा, अभी ये चिंटू के बगल में स्वीटी सुन के तुम लोग के कान खड़े हो गए तुरंत। स्वीटी उनकी बुआ की बेटी है, समझ गए, बहन है उसकी। हाँ, लड़की का नाम सुन के ही तुरंत कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि यहाँ ड्राइवर भैया गाड़ी चला रहे हैं। अब जो है गाड़ी चल रही है आगे, ठीक। अब गाड़ी चली, अब मान लेते हैं गाड़ी चली, तो क्या ये पार्टिकल्स भी डिस्प्लेस होंगे इस बॉडी के साथ? हाँ बिल्कुल होंगे। तो क्या इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो कि यहाँ पे होता, क्या वो भी डिस्प्लेस होगा इस बॉडी के साथ? हाँ बिल्कुल होगा। यही डिस्प्लेसमेंट जो सेंटर ऑफ मास का है, यही इसी को डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। बस यही है, हाँ यही है और क्या, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि ये एक ओरिजिन है यहाँ पे, ठीक है, और इन सब पार्टिकल्स का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो है r1, r2, r3, r4 अप टू rn। तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कैसे आता? r सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2। m1 क्या है मान लेते हैं इसका मास है, r1 क्या है इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, m2 क्या है इसका मास है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऐसे करके बहुत सारे, ठीक है। उसी का मास इंटू उसी का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर प्लस डैश 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 mn rn, ठीक है। अपॉन क्या? टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn, ठीक। तो यही होता, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऐसी निकालते हैं। हाँ, अगर मान लेते हैं ये डिस्प्लेस हुआ, तो मान लेते हैं ये जो r1 वाला है वो डेल्टा r1 डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। r2 वाला है वो डेल्टा r2 डिस्प्लेस हुआ, R3 वाला है वो डेल्टा R3 डिस्प्लेस हुआ, ऐसे करके Rn वाला है वो डेल्टा Rn डिस्प्लेस हुआ। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास क्या होने वाला है? डेल्टा R सेंटर ऑफ मास, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है सेंटर ऑफ मास में, मास m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस मास m2 इंटू डेल्टा r2 प्लस मास m3 इंटू डेल्टा r3 डैश 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 डैश, ठीक है। अब तो कहाँ तक जाएगा वो? mn तक, ठीक है। अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डैश डैश डैश, ठीक है। तो ये जो है अपना डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, है बस इतना ही है। तो पहले भी आता था, हाँ तो पहले भी आता, मैं कब मना किया, पहले नहीं आता था ये तुम लोग को, ठीक है। तो ये बस है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब जो क्या बात करूंगा मैं, अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी है ऐसी मूव कर रही है या मूव नहीं भी कर रही है, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास का क्या होगा? ठीक है, ठीक है। तो देखो भाई, उसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होने वाला है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो, ठीक है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस बनते हैं। मान लेते हैं कि वो बॉडी मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से कब मूव करता रहेगा? जब वो किसी मान लेते हैं कूलम फोर्स के अट्रैक्शन में चलता रहेगा या ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में चलता रहेगा। इन सब फोर्सेस के प्रेजेंस में ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कूलम फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स,
इन सब फोर्सेस के प्रेजेंस में अगर ये चलता रहेगा तो इसका जो एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ मास का वो जीरो हो जाएगा और वेलोसिटी जो होगा सेंटर ऑफ मास का वो कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा जो कंडीशन है वो क्या होगा कि अगर मान लेते हैं बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी ऐसे रखा हुआ है, जैसे कि बॉडी रखा हुआ है, जैसे कि क्या दे सकते हैं इसमें एग्जांपल, मान लेते हैं तुम अपने बिस्तर में पड़े हुए हो। ठीक है, हाँ इससे तुरंत रिलेट कर लो, ये बिस्तर में पड़े हुए, पड़े ही तो रहते हो। ठीक है, तो बिस्तर में मान लेते हैं तुम पड़े हुए हो, अब तुम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ना मम्मी चप्पल फेंक के मार रही है, ना पापा उठा रहे हैं, पापा तो वैसे कुछ भी नहीं बोलते। ठीक है, तो वैसे तुम लेटे हुए हो, अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तुम्हारी बॉडी का सेंटर ऑफ मास हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, जहां पड़े हो वहीं पड़े रहोगे सुबह 8 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक, है कि नहीं? इंस्टा चलाते हुए। अरे 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 कठोर सत्य बोलने लग गया तो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो मतलब क्या होगा यहाँ पे, जो वेलोसिटी होगा सेंटर ऑफ मास का वो भी जीरो होगा और एक्सेलरेशन जो होगा वो भी जीरो होगा। ठीक है, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेंटर ऑफ मास का वो भी जीरो होगा। मतलब ये 3 कंडीशन आएगी, कब? जब एकदम इनिशियली भी रेस्ट पे होगा और फाइनली भी रेस्ट पे होगा। ठीक है, अगर मतलब फोर्स नहीं लगता है तो दो कंडीशन होता है इसमें भी। ठीक है, ये 2 कंडीशन हो गए। अब बात करते हैं एक बेहतरीन से एस्पेक्ट की, क्या चीज है? नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम सो सेंटर ऑफ मास डज नॉट चेंज। हाँ ये तो अभी तो देखे हम लोग, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, कैसा एग्जांपल? अगर मान लेते हैं कि ये जो है लकड़ी का कोई प्लेट टाइप का है या स्लिट टाइप का है और यहाँ पे अपना जो है बंदर भाई खड़ा है। ठीक है, ये अपना बंदर भाई है। हाँ बंदर भाई, किसकी याद आ रही है मेरे को? रितेश, तू ही है ना? ठीक है, मेरा दोस्त है एक रितेश, बंदर जैसा दिखता है थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये बंदर है या रितेश है। ठीक है, अब रितेश जो है, मान लेते हैं कि ये ओरिजिन लेते हैं अपन। हाँ, अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो ब्लॉक है उसका डिस्टेंस इस जगह से L है और इस जगह से यहाँ सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है उसका भी डिस्टेंस मान लेते हैं L है। अब जो है बंदर भाई इधर की तरफ दौड़ना चालू किया। ठीक है, इधर की तरफ दौड़ना चालू करेगा तो क्या मास इधर की तरफ शिफ्ट होगा? हाँ शिफ्ट होगा। तो क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, ये बंदर और ये ब्लॉक ये दोनों एक ही बॉडी है। ठीक है, तो कोई मास शिफ्ट नहीं होगा, ये चुपचाप इधर की तरफ जाएगा। तो इधर जाएगा तो क्या ब्लॉक पीछे की तरफ शिफ्ट होगा? हाँ, ब्लॉक पीछे की तरफ जाएगा ना भाई, ये आगे जाएगा तो हाँ होगा। तो ये इधर जाएगा। मान लेते बंदर भाई यहाँ पहुँच गया, सेंटर ऑफ मास को कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास जहाँ का है वहीं रहेगा, मतलब यहाँ से जो है एंड से L डिस्टेंस पे था तो एंड से L डिस्टेंस पे ही रहेगा। भले ही वो ब्लॉक जो है इनिशियली से थोड़ा पीछे आ जाएगा, जैसे L-x ऐसे आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो सेंटर ऑफ मास है ब्लॉक का वो चेंज नहीं होगा क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ये बंदर इस बॉडी का पार्ट था। ठीक है, इसीलिए वो जो फोर्स लगा है वो एक्सटर्नल फोर्स में काउंट नहीं होगा। हमेशा ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ लिया ये सबको देख लो। अब जो है मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स दिखाता हूँ इससे रिलेटेड, अभी देखने धड़ाधड़ बन जाएंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास दिया हुआ है 2m का एक मास जो इधर जा रहा है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल फोर्स से F से खींच रहे हैं, ये इधर जा रहा है F फोर्स से। ठीक है, दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स। अब अभी मैंने बताया था कि कोई भी ऐसे म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स लगता है और एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होता है तो क्या होता है अपने पास? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है। हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, तो पहला चीज यही पूछा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या होगा भैया? आंसर ए का आंसर होगा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होता है इन सब कंडीशन में, जब म्यूचुअल फोर्स लगते रहता है तो। ठीक है, बी क्या है? अपन देखे थे कि एक्सेलरेशन जब जीरो होगा तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होना चाहिए। हाँ कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कांस्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है d/3। अब देखिए ये दोनों जो है एक दूसरे को
FF4 से खींच रहे हैं, ठीक है, FF4 से खींच रहे हैं मान लेते हैं, ठीक। अब इधर इधर मूव किए ये, तो मान लेते हैं इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे थे, अब कहीं ना कहीं आके दोनों फाइनली रेस्ट पे आएंगे क्या? हाँ, तो V इनिशियल जो था इनका, V इनिशियल जो था वो रेस्ट से चालू हुआ, और V फाइनल जो है वो भी रेस्ट पे ही होने वाला है। तो क्या वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कोई भी डिस्टेंस पे, यहाँ पे तो d/3 दिया है, क्या कोई भी डिस्टेंस पे 0 होगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि इनिशियली और फाइनली वो रेस्ट पे ही आने वाला है, ठीक है, इसीलिए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो जाएगा एट किसी भी डिस्टेंस। यहाँ तो d/3 दिया है, d/3 पे भी 0 ही होगा। अब बात करते हैं सी वाले पॉइंट पे कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम 2m से कितने डिस्टेंस पे द पार्टिकल्स विल कोलाइड। तो पार्टिकल कहाँ कोलाइड करेंगे? जहां उनका सेंटर ऑफ मास मैच कर जाएगा। मतलब अगर मान लेते हैं कि ये दोनों यहाँ पे कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस यहाँ से x है, तो यहाँ से कितना होना चाहिए? d-x होना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल, ठीक है। और डिस्प्लेस हाँ ठीक है, तो ये दोनों ऐसे पास आते जाएंगे, तो क्या सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस होगा? नहीं, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं हो रहा। तो डेल्टा एक्स सी एम जो है, डेल्टा एक्स सी एम जो है, क्या वो 0 होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों जैसे जैसे पास आ रहे हैं वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं खड़ा है, ठीक है, जहां कोलाइड करेंगे मान लेंगे वही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, ठीक है। तो डेल्टा एक्स सी एम 0 है, तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, क्या ये भी इक्वल टू 0 होगा? हाँ बिल्कुल होगा, ठीक है। तो ये वाला जो कंडीशन, ये वाला जो टर्म है, क्या ये 0 आ जाएगा इक्वल्स टू? हाँ, तो m1, अब डेल्टा x1 क्या है? इधर तरफ पॉजिटिव लेते हैं, तो m1 क्या है? 2m है, ये लो, m1 क्या है? 2m है। और डेल्टा x1 क्या है? डेल्टा x1 मतलब चेंज इन, मतलब यहाँ से यहाँ आ रहा है, x डिस्टेंस पे आ रहा है, तो क्या इसको x लिख लूँ? हाँ ठीक है। अब प्लस m2 क्या है? 3m, ठीक है। और किधर की तरफ आ रहा है? इधर की तरफ, तो क्या नेगेटिव लूंगा क्या? हाँ, यहाँ नेगेटिव लेना है, ठीक है, इंटू डेल्टा x2। अब डेल्टा x2 क्या है? d-x, 3m इंटू d-x अपॉन m1 प्लस m2 है। अब अपॉन m1 m2 को इधर 0 की साइड ला लो, तो ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा क्या? हाँ ठीक है। अब क्या करना है अपने को? यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक। तो कैसे निकलेगा x का वैल्यू देख लेते हैं। तो ये हो गया 2mx इज इक्वल्स टू 3m d-x, तो m से m गया है, और ये इधर कितना बचेगा? 2x इज इक्वल्स टू 3d-3x, x इधर आ जाएगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा? 3d/5। तो ये जो है, इतना जो डिस्टेंस है, ये जो a से इतने डिस्टेंस पे ये दोनों कोलाइड करेंगे, ये लीजिए, ठीक है। होप इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोले, एक सेकेंड, ये फ्रेम में आया है ना पूरा, आया है, ठीक है। अब जो है, हाँ ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। तो मेरे को क्या दिया है? एक गोला दिया है जिसका मास है m, उसका रेडियस है r, दूसरा गोला दिया है जिसका मास है 5m, उसका रेडियस है 2r, और दोनों के सेंटर्स के बीच में 12r का डिस्टेंस है, ठीक है। दोनों के सेंटर्स के बीच में 12r का डिस्टेंस है, ठीक। इफ दे अट्रैक्ट ईच अदर, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब मैंने क्या बताया था कि अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स से, कूलम फोर्स से, वगैरह वगैरह से, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है? 0 होता है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। देन डिस्टेंस कवर्ड बाय स्मॉलर बॉडी बिफोर कोलिजन इज, अगर मान लेते हैं कोलाइड करने वाले हैं हम लोग, तो कहाँ कोलाइड करेंगे? सेंटर ऑफ मास पे, ठीक है। सॉल्यूशन, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर वो कोलाइड करने वाला है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होने वाला है? यहाँ से लेके यहाँ तक
कितना होगा ये डिस्टेंस, 9r होगा ये। कैसे, ये r प्लस ये 2r, तो 12r में 3r माइनस करेंगे तो 9r आएगा क्या? हाँ, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 9r। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि यहाँ ये है और यहाँ ये है, ये दोनों कोलाइड करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है, एट सेंटर ऑफ मास। अब कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा नहीं है, दोनों एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ सेंटर ऑफ मास पे कोलाइड करने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये यहाँ से ये डिस्टेंस है x, तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होने वाला है? 1 सेकेंड, यहाँ से नहीं, सेंटर से नहीं लेते, यहाँ से लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस x है, तो इसके इस सरफेस से ये डिस्टेंस 9r माइनस एक्स होगा। हाँ बिल्कुल होगा यार, है ना, ये होगा ना, हाँ बिल्कुल होगा। ठीक, तो अपने को x पता लगाना है अभी जब वो कोलाइड करेंगे, बिफोर कोलिजन। ठीक, तो मान लेते हैं इसका मास m है, तो अभी अपन देखे थे कि डेल्टा x cm जो है, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास जो है वो 0 होता है। कब? क्यों? क्योंकि रेस्ट चालू है, रेस्ट पे खत्म होने वाले है कि नहीं, इसीलिए जो है जो डिस्प्लेसमेंट है सेंटर ऑफ मास का वो 0 है। क्यों? क्योंकि ये दोनों जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सेंटर ऑफ मास तो वहीं का वहीं रहेगा, है कि नहीं। वो कितना ही दूर चले जाए, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, पास आते जाएंगे तो भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा और आखिरी में आके टकरा जाएंगे, है कि नहीं। तो डेल्टा एक्स सी एम क्या है यहाँ पे? 0। तो यहाँ से अपने को ये पता है कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ये भी इक्वल्स टू 0 होने वाला है। तो ये इक्वल, तो ये वाले इधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इज इक्वल्स टू 0। अब m1 क्या है? m1 है मास m, x1 क्या है? x है। ठीक है, माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये इधर की तरफ मूव कर रहा है। m2 क्या है? 5m है। डेल्टा x2 क्या है? 9r माइनस x है, 9r माइनस x इज इक्वल्स टू क्या है? 0। इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा mx इज इक्वल्स टू 5m 9r माइनस x। तो m से m गया, ठीक है, और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 9r, मतलब 5 9 से, अरे यार आ गया था यार। ठीक है, तो ये x है। अब हाँ, इसको सॉल्व कर रहे थे अपन, कहाँ थे? यहाँ पे थे। तो ये x है, ये 5 9 5 से कितना हो जाएगा? 45r माइनस 5x। 5x को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 45r। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 45r बाय 6। तो यहाँ से मेरे पास x क्या निकल के आएगा? 45r बाय 6। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 45r बाय 6 डिस्टेंस पे इसका सेंटर ऑफ मास एग्जिस्ट करने वाला है और ये दोनों टकराने वाले हैं। ठीक है, ये जो है अपना दोनों क्वेश्चन ऐसा था। होप दोनों तुम लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। ये क्या बोलता है? द बलून, द रोप एंड द मंकी एट रेस्ट। मतलब क्या? एक बलून है, ये रोप है, ये मंकी है, ये एयर में एट रेस्ट पे है। ठीक है, इफ मंकी रीचेस द टॉप ऑफ द रूफ, अगर बंदर जो है ऊपर ऐसे ऐसे करके चढ़ गया, ठीक है, बंदर अब चढ़ गया, तो बंदर के चढ़ने से क्या बलून नीचे आएगा? हाँ, सोचा जाए तो प्रैक्टिकली, है कि नहीं। ठीक है, बंदर ऐसे ऐसे करके चढ़ेगा हवा में तो क्या बलून नीचे आएगा? हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब बाय व्हाट डिस्टेंस डज द बलून डिसेंड्स, अब बलून कितने डिस्टेंस से नीचे आएगा ये अपने को बताना है। और क्या कह दिया है? मास ऑफ बलून m, मास ऑफ मंकी छोटा वाला m, लेंथ ऑफ रोप l। ठीक है, अपने को इतना सब दिया हुआ है, अपने को बताना है। तो सबसे पहले मैं तुम लोग से ये चीज पूछता हूँ, क्या इसमें कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? क्या इस पूरे सिस्टम में कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा यार, दिख तो नहीं रहा लगता हुआ, है कि नहीं।
ये तो क्या बोलते हैं बॉडी का ही हिस्सा है, ये बलून भी बॉडी का हिस्सा है, ये रोप भी बॉडी का ही हिस्सा है। क्या इसके अलावा कोई और चीज़ इसमें फोर्स लगा रही है? अब कई लोग आ जाएंगे उठ के ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, अरे नहीं गिनते यार ग्रेविटेशनल फोर्स का एक्सटर्नल फोर्स में, ठीक है। एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा। तो अपने को पता है जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तो सेंटर ऑफ मास जो है इधर उधर नहीं हिलता, वहीं का वहीं रहता है कि नहीं? वहीं का वहीं रहता है, हाँ बिल्कुल वहीं का वहीं रहता है। तो अपने को ये पता है कि m1 x1 प्लस m2 x2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाता है क्या? हाँ बिल्कुल हो जाता है। अभी 2 एग्जाम्पल इससे पहले भी देख चुके हैं, यही होता है, ठीक है, हाँ यही होता है। m1 क्या है? ये है बलून का मास, बड़ा वाला m, ठीक है। x1 क्या है? अब देखो मंकी ऊपर चढ़ा तो बलून नीचे आएगा क्या? हाँ, तो मान लेते हैं कि मंकी अब चढ़ गया है तो बलून नीचे आ गया, मान लेते हैं x डिस्टेंस नीचे आ गया है। तो मंकी ऊपर तक चढ़ेगा तो कितना डिस्टेंस चढ़ेगा भैया? l माइनस एक्स चढ़ेगा, ठीक है। ये नीचे आया और ये l चढ़ा, तो ये कितना ऊपर गया? l माइनस एक्स ऊपर जाएगा, हाँ ठीक है। तो मास ऑफ बलून कितना है? m, और नीचे आ रहा है बलून, तो नीचे पॉजिटिव लेते हैं कि नेगेटिव? नेगेटिव लेते हैं, तो माइनस एक्स हो जाएगा ये m के साथ नेगेटिव ऑफ x प्लस m2 क्या है? मास ऑफ मैन, दैट इज छोटा वाला m, ठीक है, छोटा वाला m इंटू x2 क्या है? x2 है ये जो आदमी है ये कितना चढ़ा, ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है l माइनस एक्स, तो ये पॉजिटिव में रहेगा l माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 0, ये लो, ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को? यहाँ से x का वैल्यू निकालना है अपने को कि कितना बलून नीचे आया, ठीक है। तो ये नेगेटिव में इसको इधर भेज देते हैं, तो m छोटा वाला m इंटू एल माइनस छोटा वाला m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू बड़ा वाला m इंटू एक्स, ठीक। अब हमने क्या x निकालना है ना, हाँ, तो इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, किसको कहाँ भेज देते हैं बोला मैं? x निकालना है, हाँ, तो इसको यहाँ भेज देते हैं। तो छोटा वाला m इंटू एल इज इक्वल्स टू एक्स कॉमन यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m, ठीक है। इसको नीचे ला लो तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा छोटा वाला m इंटू एल अपॉन बड़ा वाला m प्लस छोटा वाला m, ठीक है। तो ये जो है अपना क्या आया? बलून कितना नीचे आएगा वो डिस्टेंस आ गया, ये लो, हाँ ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या बोलता है? फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय, अच्छा इसमें देखो एक मास है 10 m का वेस्ट टाइप का ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, दूसरा है मास बड़ा वाला m, ठीक है। अब फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बिगर ब्लॉक एट द इंस्टेंट स्मॉलर ब्लॉक रीच द ग्राउंड। अगर मान लेते हैं ये ब्लॉक इधर की तरफ नीचे की तरफ मूव करेगा तो क्या अपना ये बड़ा वाला जो ब्लॉक है ये इधर की तरफ खिसकेगा क्या? थोड़ा प्रैक्टिकली सोचूं तो हाँ बिल्कुल, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ ऐसे आ रहा है तो ये इधर की तरफ बिल्कुल खिसकेगा, और ये नीचे से यहाँ तक का जहाँ तक ये खिसकेगा उसका डिस्टेंस दिया है मेरे को 2.2 मीटर, उतना दे दिया है, 2.2 मीटर मेरे को दे दिया है, ठीक है। कहाँ तक का डिस्टेंस? जहाँ तक ये ब्लॉक खिसकने वाला है 10 मीटर वाला, ठीक है। तो मान लेते हैं कि वो ब्लॉक जो है x मीटर खिसकने वाला है, ठीक। तो वो यहाँ से लेके उस ब्लॉक तक का जो डिस्टेंस है वो क्या 2.2 माइनस एक्स होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा, है कि नहीं? हो बिल्कुल होगा, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बिगर ब्लॉक, ये ब्लॉक कितना डिस्टेंस कवर किया? x, यही x की वैल्यू अभी निकालनी है मेरे को, ठीक है। अब मेरे को इसमें बताओ कहीं एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना? क्या ऐसे नहीं लग रहा? ये ब्लॉक इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं भाई। ये और ये सब जो है एक ही सिस्टम का हिस्सा है, ठीक है। कोई एक्सटर्नली फोर्स लगा रहा है क्या? नहीं लगा रहा है, ठीक है, ठीक है। तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लग रहा तो m1 x1 तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 ही, ठीक है, प्लस m2 x2 इज इक्वल टू 0 होगा क्या? हाँ बिल्कुल होगा। अब m1 क्या है? मान लेते हैं m1 ये बड़े वाले का मास है तो 10m हो जाएगा ये, इंटू x1 क्या है? जितना डिस्टेंस मूव किया। x1 क्या है? कितना डिस्टेंस मूव किया? x किधर की तरफ? पॉजिटिव की तरफ, तो x प्लस m2 क्या है? इसका मास ले लेते हैं। अब x2 क्या है? देखो x2 जो है वो डिस्टेंस है बेसिकली जो वो हॉरिजॉन्टली कवर करने वाला है। हॉरिजॉन्टली क्यों?
क्योंकि ये जो 10m वाला है उसका जो डिस्टेंस लिए हैं उसको भी हॉरिजॉन्टली ही लिए हैं, ठीक है। तो ये दूसरे वाले का डिस्टेंस भी हॉरिजॉन्टली कवर किया, तो यहाँ से यहाँ तक में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना आ रहा है 2.2 माइनस एक्स, ठीक है। तो किधर की तरफ किया वो कवर, इधर की तरफ, तो क्या इसको माइनस में लेंगे क्या, हाँ माइनस 2.2 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 बड़ा वाला m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू m 2.2 माइनस एक्स, तो ये m से m गया और यहाँ x ये 2.2 माइनस एक्स तो ये प्लस हो जाएगा, तो 11 x इज इक्वल्स टू 2.2 हो गया। तो x कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2.2 बाय 11, है कि नहीं। तो और इसको क्या लिख सकते हैं 0.2, इतना, मतलब 0.2 मीटर मूव करेगा, समझ रहे हो, समझ गए लग रहा है, ठीक है। होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है। मार लो स्क्रीनशॉट। तो अब बात करते हैं यार इन दो क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। बहुत बेहतरीन से क्वेश्चन है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक नाव है, ये मैं हूँ, ये जो 60 किलो वाला आदमी है ये मैं हूँ, ठीक है। ये दूसरा जो 50 किलो का आदमी है ये एक मेरा कोई स्टूडेंट है, ठीक है। और ये नाव है, हम दोनों को ऐसे ही मन किया घर से बाहर निकल के मछली पकड़ के आते हैं चलो करके, तो निकल गए ऐसे, और मछली पकड़ने के बाद छोड़ भी दिए क्योंकि हमारा दिल है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इसको किसी चीज़ में डाउट आया फिजिक्स में, तो ये मेरे को बीच में बुलाया नाव के, तो मैं भी बीच में आया और ये भी बीच में आया, हम दोनों 2-2 मीटर हैं नाव के मिड से, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाउ फार द बोट मूव ऑन वाटर, जब हम दोनों बीच में आ जाएंगे तो ये जो बोट है ये पानी में कितना दूर जाएगा और किस तरफ जाएगा। तो देखो यार 60 kg का मैं हूँ, मतलब मेरा मास ज़्यादा है, मतलब मैं इधर जाऊँगा तो मैं इस पे फोर्स ज़्यादा लगाऊंगा इधर, हाँ। तो क्या ये इधर की तरफ एक्स डिस्टेंस करेगा, हाँ। अब ये चीज़ बताना मेरे को, क्या इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बोट में लग तो रहा है, मैं लगा रहा हूँ अपने पैर से, मैं भी जो हूँ इस बोट का हिस्सा हूँ मानो अब, ठीक है। तो अब कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, पूरा फोर्स इंटरनल ही इंटरनल चल रहा है, कोई और बाहर से फोर्स नहीं लगा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो तुम लोग को पता ही है कौन सा फॉर्मूला आने वाला है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब m1 क्या है, मैं मानता हूँ मास ऑफ मेरा स्टूडेंट, ठीक है। तो मास ऑफ मेरा स्टूडेंट क्या है 50, x1 क्या है मेरा स्टूडेंट जितना मूव करेगा। अब बोट इधर x मूव कर रहा है और मेरा स्टूडेंट इधर 2 मूव कर रहा है, तो मेरा स्टूडेंट टोटल कितना मूव करेगा 2 प्लस x, ओपी एकदम ओपी, ठीक है। अब m2 क्या है 60, x2 क्या है मैं इधर मूव कर रहा हूँ और बोट इधर मूव कर रहा है, तो क्या इधर की तरफ मेरे को 2 माइनस एक्स मूव कर रहा हूँ क्या मैं इधर, हाँ। क्यों, क्योंकि मैं इधर 2 मूव करूंगा और बोट इधर x मूव करेगा, ठीक है। और इधर का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा नेगेटिव, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव ऑफ 20 मतलब 2 माइनस एक्स होना चाहिए, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे सामने माइनस लगा देता हूँ मैं, -62 माइनस एक्स। ऐसा क्यों 2 इधर चल रहा हूँ x इधर हो रहा है, मतलब बोट इधर जा रहा है मैं इधर चल रहा हूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स इधर का डायरेक्शन क्या लेते हैं नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव, और इधर का लेते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ऊपर का पॉजिटिव नीचे का नेगेटिव, ठीक है। अब m3 क्या है मास ऑफ बोट जो कि दिया हुआ है 40, x3 क्या है बोट जितना मूव कर रहा है दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से अपने को x निकालना है, तो चलो x निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। भारी मजा यार, 100 प्लस 50x माइनस 120 प्लस 60x प्लस 40x इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो 100x हो गया, एक सेकेंड कुछ तो गलत हुआ है, हाँ ये माइनस में है, ठीक है। तो क्या क्या कट रहा है जी, ये तो 90, तो ये 30x हो गया, और 100 माइनस 120 30
x माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 2/3, और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 2/3 ही बोल लो, और क्या, मीटर में है ये, सेंटीमीटर में लाऊंगा तो इंटू 100 कर देना, और क्या, 2/3 मीटर जाएगा ये इस तरफ। ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक, अब इसकी बात करते हैं। तो अब इसमें बोला है कि 2 पर्सन्स A एंड B, ठीक है, मान लेते हैं ये A है, ये B है, स्टैंडिंग ऑन अ प्लैंक, इफ A एंड B एक्सचेंज देयर पोजीशन, A उधर गया, B इधर आ गया, ठीक है, एक्सचेंज देयर पोजीशन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। ये कितना प्लैंक जो है डिस्प्लेसमेंट करेगा इस तरफ, इस तरफ क्यों, क्योंकि ये 60 किलो का है, तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो ये प्लैंक इधर की तरफ मूव करेगा। हाँ, तो इस वाले की तरह इसमें भी करना है। क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है? नहीं, क्योंकि ये तीनों बॉडी का ही हिस्सा है, ये तीनों फोर्स लगाएंगे तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं, इंटरनल फोर्स कहलाएगा। तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, तो क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 होगा। हाँ, तो यहाँ से मेरे पास m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, m1 क्या है, मास ऑफ A दैट इज 40 kg, इंटू x1 क्या है, A जितना डिस्टेंस मूव करेगा। अब देखो A यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा तो 10 मीटर चलेगा, और ये प्लांक x जा रहा है। हाँ, तो क्या A 10 प्लस x मूव करेगा क्या? हाँ, ये हुई ना वाजिब बात। ठीक है, और तुम लोग को समझना है तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई आदमी बैठा है, उसके हिसाब से देख रहे हैं। तो A वाला m1 40 किलो का है, कितना डिस्प्लेस करेगा, ये 10 इधर चल रहा है, और ये जो प्लांक है ये x इधर चल रहा है, तो A कितना मूव किया, 10 प्लस x। ठीक है, m2 कितना है, 60। अब ये कितना मूव करेगा, ये इधर 10 चलेगा और ये इधर x जा रहा है प्लांक, तो टोटल ये मूव कितना करेगा, 10 माइनस x। अब किस डायरेक्शन में कर रहा है, इस डायरेक्शन में, इसको क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो यहाँ ले लेंगे नेगेटिव। ठीक है, प्लस m3 क्या है, मास ऑफ दिस प्लांक जो कि है 100 किलो, 100 किलो का प्लांक, बाप रे। और x3 क्या है, जो डिस्प्लेस हो रहा है, वो इज इक्वल टू 0। अब x निकाल लेते हैं यहाँ से, 400, इसको रेड से करेंगे, 400 प्लस 40x माइनस 600 प्लस 60x प्लस 100x इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्या चीज़ क्या कैसे कट रहा है, यहाँ से माइनस 200 निकल रहा है, 40x, एक सेकेंड, ये माइनस तो प्लस हो गया। हाँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गलती हुआ था क्या मेरे से, अरे भाई ये प्लस आएगा यार, प्लस 60x होगा, तो ये 100x प्लस 150x, ये नहीं आएगा फिर यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे गलती हो गया यार, 100x 150x, 50x इज माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2/15 मीटर। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है इसमें भी। तो 100 प्लस 100 200x माइनस 200 प्लस 200x इज इक्वल टू 0। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 मीटर। हाँ, अब ठीक हुआ, इसकी गलती में अपना वो वाला भी सुधर गया। ठीक है, अब ले लो तुम लोग इन सब का स्क्रीनशॉट। ठीक है, होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लो, आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं यार अपन इन दो क्वेश्चंस के बारे में। ये जो है अपना आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, ये दोनों। होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का, हो गया होगा यार, है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोलता है मेरे को कि 3 लोग हैं, अंकित, गौरव, रितेश। ठीक है, अंकित और रितेश मेरे दोस्त लोग हैं, और ये बीच वाला गौरव मैं ही हूँ। ठीक है, स्कूल के दोस्त है। ठीक, तो अंकित और रितेश, अंकित है 40 किलो का, है कि नहीं, वो कम मास वाला है, चूहा। ठीक है, और गौरव है 50 किलो का, और रितेश है 60 किलो का। ठीक है, अगर रितेश और अंकित जो है अपना जो है पोजीशन शिफ्ट करते हैं, ठीक है,
अपना पोजीशन शिफ्ट करते हैं और हम तीनों 90 किलो के एक प्लैंक पे खड़े हैं, ठीक है, 2-2 मीटर दूर है दोनों मेरे से। तो मेरे से ये पूछा है कि गौरव कितना शिफ्ट होगा और किस तरफ शिफ्ट होगा। पहला दिया है 1/3 मीटर राइट की तरफ, 1/3 मीटर लेफ्ट की तरफ, 2/3 मीटर राइट की तरफ, या MKP, मेरे को क्या पता ठीक है, तो MKP तो नहीं है और लेफ्ट की तरफ हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि रितेश 60 किलो का है। रितेश अगर इधर की तरफ बढ़ना चालू करेगा तो वो फोर्स ज्यादा लगाएगा प्लैंक पे और प्लैंक इधर मूव करेगा, तो प्लैंक जो है राइट की तरफ ही मूव करने वाला है। तो B तो हो नहीं सकता और D भी नहीं हो सकता, तो A और C में से एक ऑप्शन है, ठीक है। तो चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो ये एक जो है इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, सारे इंटरनल फोर्सेस ही लग रहे हैं। तो सारे जब इंटरनल फोर्स लग रहे हैं तो क्या सेंटर ऑफ मास का कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो होने के कारण से m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4, क्योंकि चार चीज है यहाँ पे, इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। m1 क्या है? अंकित का मास है, दैट इज 40। x1 क्या है? अंकित कितना चलेगा? तो अंकित यहाँ से यहाँ तक आएगा 4, और ऊपर से x डिस्टेंस ये प्लैंक चल रहा है, तो 4 + x हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस m2 क्या है? रितेश का, दैट इज 60। 4 इधर चल रहा है, x इधर, तो 4 - x। और रितेश जो है इधर की तरफ चल रहा है, तो इधर तो नेगेटिव डायरेक्शन लेते हैं, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। m3 क्या है? मेरा मास कितना है? 50 किलो। x3, अब मैं कितना डिस्प्लेस करूंगा ये पूछा है, तो मैं तो x ही डिस्प्लेस करूंगा, ठीक है। प्लस m4 प्लैंक का मास, दैट इज 90 × x इज इक्वल टू क्या आया? 0, ठीक। तो ये है 160 प्लस 40x माइनस 6 4 240, हम 240 प्लस 60x प्लस 50x प्लस 90x इज इक्वल टू 0, ठीक है। x वाले कितने हैं? 40 60 100 190 190x 160 माइनस 240 प्लस 50, 160 प्लस 50 210 माइनस 240 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा यहाँ से 0 से 0 गया 3/19। है कुछ गलत आ रहा है क्या भाई? तो ऑप्शन में ही नहीं है ये, नहीं इतना नहीं आ सकता, कुछ गलत हुआ है। 40x, ठीक है। 4 4 61 16, ठीक है। 16 2 12 16 18 240, हाँ ठीक है, माइनस 240 60x, ठीक है। 50x है यहाँ पे, ओ हो सिली मिस्टेक्स, ठीक है। फिर से 60 40, ये कितना हुआ? 100 150 प्लस 250 240, ठीक है। तो ये हुआ 240x, ठीक। और क्या आएगा भाई? और क्या? 240 160 में 240 क्या माइनस में, तो कितना आ जाएगा? 4 और 4 8, तो -80 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1/3 मीटर। 1/3 क्या ऑप्शन में? हाँ, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। होप ये क्लियर होगा। अब इसको देखते हैं। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेज व्हेन मास छोटा वाला m कम्स आउट ऑफ वेज। ये वाला जो छोटा वाला m है, जब इस वेज से बाहर आ जाएगा तो इस पूरे बड़े वाले वेज का डिस्प्लेसमेंट x है वो कितना होगा, ये पूछा है। तो एक्सटर्नल फोर्स तो लग रहा नहीं है, वही वाली पुरानी कहानी, m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 इज इक्वल टू 0। अब x क्या है? सिर्फ x एक्सिस में ही लेना है, ठीक है। तो m1 क्या है? ये वाला मास m ले लेता हूँ, m इंटू मान लेते हैं कि ये l डिस्टेंस है ये वाला, तो l cos थीटा होगा क्या? हाँ, l cos थीटा। अब देखो ये इधर x की तरफ जा रहा है,
तो क्या यहाँ प्लस एक्स ले सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, प्लस m2। m2 क्या है? ये बड़ा वाला वेज का मास, दैट इज बड़ा वाला m इंटू एक्स, माइनस, माइनस क्यों? ये वाले मास का, ये इधर की तरफ जा रहा है, ये इधर x मूव कर रहा है, ये इधर l मूव कर रहा है, तो मास m l माइनस एक्स। और नेगेटिव क्यों लिया हूँ? क्योंकि इधर मूव कर रहा है ये, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये m l cos थीटा प्लस m x प्लस बड़ा वाला m x माइनस छोटा वाला m इंटू एल प्लस छोटा वाला m इंटू एक्स इज इक्वल्स टू क्या? 0। अब x x वाले एक साइड ले लो, ये ठीक है, सब एक साइड, बाकी इनको उधर भेज दो। तो ये कितने हो जाएंगे? यहाँ से x कॉमन, तो ये 2m हो जाएगा छोटा वाला प्लस बड़ा वाला m इज इक्वल्स टू छोटा वाला m l माइनस छोटा वाला m l cos थीटा। तो x क्या आ जाएगा यहाँ से? m कॉमन ले लेंगे तो m l कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 इंटू छोटा वाला m प्लस बड़ा वाला m। यहाँ पे x की ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ठीक है। होप इतना क्लियर हो गया होगा ये दोनों क्वेश्चन। मिलते हैं अपन अपने अगले लेक्चर में। अब यहाँ तक आ गए होगे तो लेक्चर में कुछ ना कुछ बात तो दिखी होगी, तो सब्सक्राइब मार देना, ठीक है। चैनल को इसी इनिशियल स्टेट में अभी सपोर्ट की ज़रूरत है यार। बाद में सपोर्ट करने से क्या मतलब? मान लेते हैं मेरे बाद में 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए, फिर सपोर्ट करने से क्या मतलब? अभी मेन चैनल को सपोर्ट करने की बारी है। अभी मेरे पास सब्सक्राइबर काउंट बहुत ज़्यादा कम है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय बाय।